तो हमारे साथ है रितेश, हमारी फैमिली के ही एक मेंबर है, और ये कार्तिक है ना, ये भी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे काठ गोदाम में मैं हूँ, और अब तो खैर मैं निकल ही रहा हूँ 11 बजे। तो मैंने बता ही दिया था अगर आप मिलना चाहें मुझसे तो मिल सकते हैं। तो फिलहाल हाँ बताओ रितेश, कुछ सवाल इनके, बैठो बैठते हैं। मैं पूछ रहा था कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मेरी पर्सनल लाइफ? हाँ सर। यार मेरी पर्सनल लाइफ मतलब क्या पूछना, बताओ। कहाँ से कॉलेज किया सर? कहाँ? मैंने अपना कॉलेज किया लखनऊ से, है ना। मैं लखनऊ से मैंने अपना पूरी पढ़ाई वहीं से की है। 6 to 10, 10 to 12, ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने वहीं से किया है, ठीक है ना। और उसके बाद MSc भी वहीं से किया। फिर मेरी जॉब लग गई एग्ज़ाम की तैयारी करते करते। इनफैक्ट मैं जो तुम ये बता रहे हो ना कि मैंने एक अभी आज वीडियो अपलोड होगा चैनल पे, मैं एक अपना नया चैनल, अलग से चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग टाइप का। ब्लॉगिंग मतलब यही सब, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता रहता हूँ, तुम लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी ऑफ द बीट चैनल डाल दूँ। तो वहाँ मैंने सब बताया है। फिलहाल मैंने पूरी जो सब कुछ है वो सब लखनऊ से ही हुई है, ठीक है। अभी मैं लखनऊ में रहता हूँ, वहीं से ही सारा पूरा काम है, और जो भी रिकॉर्डिंग होती है सब कुछ वहीं से ही होती है। तो हाँ, तो 2003 में मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ था। तो अभी तक पूरा तकरीबन कितने 18 साल हो गए। तो 18 साल से लखनऊ में ही हूँ मैं। सर कुछ बताओ। इंस्पायरिंग स्टोरी सर, जो मतलब आपकी जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो सर मतलब कैसे फोकस करें, कैसे वो करें? यार मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं थोड़ा मस्तीखोर टाइप था, इतना ज़्यादा मेरा उसमें रहता नहीं था मन पढ़ाई में, लेकिन मैं पढ़ता था, अच्छा स्टूडेंट था। और ऐसा कोई मेरी मतलब वो वैसी मस्ती वो स्टोरी इंस्पायरिंग रही नहीं। बस मैंने जो भी अच्छे से मतलब जो भी पढ़ाई की है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और 1 मिनट बोल रहा इसके लिए तो यही है रितेश की, मतलब जब भी मैं अगर थोड़ा सा मुझे लेट डाउन होता था तो मुझे लगता था कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा एम क्या है ना। जैसे मुझे जो भी बनना होता था मैं सोच लेता था उस समय। जैसे उस समय मुझे IAS बनना होता था तो वो सोचता था। अगर मुझे कभी भी डिमोटिवेशन होता था कि यार थोड़ी टाइम की ही बात है, एक बार मैं वो एम अचीव कर लूँगा तो काफ़ी कुछ, मतलब क्या कहता है कि अगर आपका लक्ष्य आपके दिमाग में होता है और अगर आप वो सोच के काम करते हैं ना, तो आप अंदर से ही फिर वो मोटिवेशन आ जाता है। फिर उसके बाद पढ़ाई को कभी वैसा नहीं लेना चाहिए बर्डन। जैसे पढ़ाई के नॉलेज की तरह लो तो वो बहुत फोकस करने में काम करता है, ठीक है ना। जैसे तुम क्या कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो अगर उसको तुम ये सोचो कि यार ये तो पढ़ाई है सिर्फ एक, और खाली बस सिलेबस करके निकालना है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा और उसमें बोर हो जाओगे। तो पढ़ाई को एक मतलब यार ये भी अच्छा, ये भी होता है, अच्छा इसको ऐसे जानने को मिलेगा, अच्छा ये भी है दुनिया में। तो अगर उस तरीके से पढ़ाई को खेल की तरह लोगे ना, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने में मदद करता, तो मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है, पढ़ाई से भटकोगे नहीं। और मेरी ऐसे सच कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है नहीं, बस मेरा यही था कि जो भी था बस, मतलब हाँ, अगर इंस्पायरिंग फिगर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने किताबें बहुत पढ़ता रहता हूँ। हाँ, वीडियोस वगैरह हाँ, करते रहते हो तो वही बता रहे, तो किताबें मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो वो इंस्पायरिंग फिगर्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है नहीं, सिंपल स्टोरी यार, बस अपना ग्रेजुएशन किया, एग्ज़ाम की तैयारी की, और स्ट्रगल तो खैर सभी की लाइफ में होता है, वो स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल की कंपटीशन दिए, बहुत सारे कंपटीशन दिए मैंने, नहीं सिलेक्शन हुआ, बाद में फिर दिए जब थोड़ा सा चेंज करके स्ट्रैटेजी, तो सिलेक्शन होने लगा। मतलब कौन से एग्ज़ाम दिए सर? यार कौन से नहीं दिए ये पूछो, मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा जो मैंने नहीं दिया, है ना। तो सारे के सारे पता नहीं SSC मल्टीटास्किंग तक मैंने दे दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो मैंने शायद ना दिया हो, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। तो हाँ, सिलेक्शन के क्या रीजंस रहे ना होने? सिलेक्शन के रीजंस ये थे, तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, है ना। 2014 में जब मैं निकला था, अरे सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी पढ़ूंगा तो कर ही लूँगा। जब साइंस मुझे इतनी आसान लगती है तो बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं था, क्योंकि ऐसा है नहीं, कंपटीशन की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। तो वो मुझे समझने में थोड़ा सा 7-8 महीने लगे। उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे सिलेक्शन, मेरे पास जॉइनिंग लेटर भी आ गया था, मतलब थे काफ़ी, लेकिन फिर तब तक फिर IQ से ही वो आ गया मेरा, क्या कहते हैं कि कॉल लेटर आ गया, मतलब उन्हीं के साथ में जुड़ गया। और फिर टीचिंग मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मैं बहुत टाइम से टीचिंग ही कर रहा हूँ। फिर मुझे ये पता चला कि यही मेरा प्रोफेशन है, टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है। और मतलब जितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, जितना ज़्यादा इन्जॉय मैं इसमें करता हूँ, अगर मैं ज़्यादा परेशान रहता हूँ तो अगर मैंने एक लेक्चर कर लिया तो सारी परेशानी दूर हो जाती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। तो एक दिन में सर कितने लेक्चर्स करते हैं टोटल? अभी तो है 14-15 मिनिमम, क्योंकि अभी कोर्स भी है ना। अभी UPSC का कोर्स है, यूट्यूब पे 8 लेक्चर्स तो आते ही हैं, 7-8 लेक्चर्स। फिर उसके बाद NCERT का कोर्स है, तो सब मिला के मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है।
सुबह 6 बजे शुरू होता है और फिर उसके बाद रात में वही समझ लो कि 7-8 बजे तक मैं लगातार लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ, लेकिन मैं थकता नहीं हूँ। उसका रीज़न यही है ना कि वो मेरा पैशन है, मुझे वो चीज़ तुमको काम करना अच्छा लगता है। जो चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सर पढ़ाई करना पसंद है। अरे अरे अब ये बताओ, ठीक है, इसके अलावा मान लो कि तुम्हारा जो फेवरेट प्रोफेशन क्या है, मतलब क्या? हाँ, क्रिकेट देखना, खेलना। अगर मान लो तुम क्रिकेटर हो जाओ, ठीक है, अगर तुम क्रिकेटर हो जाओ तो मेरे ख्याल में कि तुम उसमें तुमको मज़ा आएगा। तुम अगर 10 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम इंजॉय करोगे कि यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो उसमें थकोगे नहीं तुम। वो तुम्हारे लिए इंजॉयमेंट है, पैसा भी मिल रहा है और तुम्हारे लिए मतलब फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और तुम बहुत फील्ड के लिए भी, अपनी देश के लिए भी अच्छा करो, इंजॉयमेंट है तुम्हारे लिए। तो ऐसे ही मेरे साथ जो पैशन तुम्हारा होता है, ठीक है, अगर तुम उसको उसमें करियर बनाओगे ना तो तुम मतलब 20% उसमें ग्रोथ होगी। तो उसके पीछे लग जाओ मतलब पूरे अच्छी तरीके से। हाँ, लगना तो है ही है, मतलब हाँ, अपने पैशन को समझो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुमको सबसे बोरिंग काम क्या लगता है? सर बोरिंग का, मान लो एक कोई ऐसा प्रोफेशन जो तुमको सबसे बोरिंग लगता है। सर घर वर के काम करना और ये सब। नहीं, शादी में, अरे शादी में बताओ, शादी में बोरिंग लगता है यार? शादी में तो वैसे सब खाना खाने ही जाते हैं। वही सबसे अच्छा लगता है उसमें। दूल्हा दुल्हन को कौन ही देखता है, बस खाना खाओ, निकलो यहाँ से। सर लड़के तो वही करते हैं, लड़कियाँ बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा था कि अब जैसे तुमको कोई भी प्रोफेशन ले लो, जैसे मान लो कोई एक ऐसी मुझे जॉब बताओ जो तुमको बहुत बोरिंग लगती हो और उसी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तुम्हारे हिसाब से। SSC MTS सर। मतलब ऑफिस वर्क में एक तरीके से क्लर्क का है ना, तो वही कह रहा है कि जो जॉब तुमको बोरिंग लगती है, अगर तुम वही करने लगो तो तुम क्या करोगे? तुम्हें मन ही नहीं लगेगा। तुम बोलोगे कि अब जैसे तुमको बनना क्रिकेटर है लेकिन तुम जॉब कर रहे हो ये वाली, तो मज़ा नहीं आएगी तुमको, फिर तुम्हारी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दिमाग से। कभी कभी सिचुएशन अलाउ नहीं करती है। अब जैसे तुमको क्रिकेटर बनना है, मान लो तुमको क्रिकेटर बनना है, हो सकता है तुमको नहीं भी बनना हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो तुमको क्रिकेटर बनना है लेकिन उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, हो सकता है पैसा ना हो। अब पैसा नहीं हो तो फिर क्या करें, है ना? तो कभी कभी आपको सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना? जीनियस और इंटेलिजेंट इंसान में फ़र्क होता है। इंटेलिजेंट वो होता है जो मुझे जो करना है वही करना है। जीनियस वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी पहले सीधे इन्वेंशन नहीं करती थी, पहले उन्होंने खूब सारे ट्यूशन्स पढ़ाए, है ना? तो सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी बदलना पड़ता है अपने आप को। सर तो आप रिमेंबर करने की कोई ट्रिक सर, आपको इतना सब याद रहता है तो कैसे मतलब रिमेंबर किया जाए? यार मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। रिमेंबर करने की बस एक ही ट्रिक है, पढ़ो, रिवीजन। बस पढ़ाई और रिवीजन। अब जैसे मैं कोई हिस्ट्री, अब ऐसा नहीं है कि मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन क्योंकि वो दिमाग में तो मैंने कहीं ना कहीं किया ही है ना। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई लेक्चर 1857 का जैसे मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और मैंने इतनी बार पढ़ लिया और इतनी बार पढ़ा दिया है कि मुझे रटा हुआ है। और अगर कभी मैं भूल भी गया तब भी वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो एक बार मैंने बस, अगर मान लो बस देखा, ऐसे पढ़ा और याद आ गया, रिकॉल कर लिया, तो ये। हाँ, मेडिटेशन कितनी देर तक किया जाए मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में? देखो, मेडिटेशन का कोई वक्त नहीं है, कितनी भी देर कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। शुरुआत में तो ध्यान सबसे पावरफुल टूल है, सबसे ज़्यादा। और अगर मेडिटेट नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर मतलब फिर प्रॉब्लम से रहती है। जैसे बैटरी को चार्ज करना, वैसे मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता है। तुम वो कर सकते हो जो तुमको खुद भी नहीं पता। इंसान की असली पावर पता थोड़ी ना होती है किसी को। हम अपने दिमाग का 0.1% भी यूज़ नहीं करते हैं। तो वो सब तुम अपने आप को जान के ही समझोगे। तो जितना ज़्यादा अपने अंदर झांकोगे थ्रू ध्यान, थ्रू मेडिटेशन, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तुमको अपनी पावर्स के बारे में पता चलेगा। अब उसका कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि इतना करना है, उतना करना है। टाइम किसी चीज़ के लिए नहीं है, इतना घंटे पढ़ना है। टाइम तो प्रेशर आ जाएगा कि यार अब जैसे क्या तुम्हारा क्या तो शेड्यूल रहता है तुम्हारा? सर सुबह 6 बजे से उठ जाता हूँ सर, फिर सर GK रीजनिंग करनी हुई सुबह, फिर उसके बाद अपने टॉपिक की पढ़ाई करनी है, फिर सर दिन में सर थोड़ी देर रेस्ट, फिर ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को सर, फिर उसके बाद दोबारा सर वही स्टडी में। हाँ, तो वही मतलब अब इसका कोई सेपरेट टाइमिंग है कि इतना घंटे करना है, इतना घंटे करना है? वो टाइम टेबल के हिसाब से बना हुआ है सर। हो जाता है सर, कभी कभी होता है, कभी कभी ही होता होगा। वो ही बता रहे, टाइम जब टाइम बनाते हो ना, प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे टाइम बनाना चाहिए एक टाइम, लेकिन वो थोड़े लॉन्ग टर्म टाइम हो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम, जैसे मेडिटेशन के लिए कोई टाइम नहीं है। शुरुआत में तो मेडिटेशन शायद 1 मिनट भी ना बैठ पाओ, क्योंकि थॉट्स इधर उधर भागते हैं। मन को कैसे काबू में करोगे? मन को थ्रू मेडिटेशन ही काबू में करोगे, तो थॉट्स इधर उधर भागेंगे तो नहीं कर पाओगे। फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस करते तुम्हारा टाइम खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। फिर एक दिन तुमको मज़ा आने लगेगा, तुम इतना मेडिटेशन करोगे कि बहुत मज़ा आएगा। सर गीता में बताया कि कर्म योग और भक्ति योग के द्वारा हम मतलब अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सर इस पे क्या विचार है आपके?
हाँ हाँ, मैंने तो गीता ही कवर किया। मेरे ख्याल मेरी सीरीज़ की तो बात कर रहे हो। हाँ, अच्छा तुम, अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, कर्मयोग और भक्ति योग पे क्या क्या कह रहे थे तुम? हम तो मतलब कैसे, आपके क्या विचार है उसमें, हम मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है शांत रहना और मेडिटेशन से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। वो तो भक्ति योग तो एक तरीका है, मतलब देखो क्या होता है ना, 4 तरीके हैं, ठीक है। अब 4 तरीकों में से तुम कोई भी अपना लो, जिसको तुम्हारा दिमाग जो है वो बहुत ही शांत हो जाएगा, मतलब चीज़ों को ठीक करने के लिए या ग्रो करने के लिए, अपने माइंड को ग्रो करने के लिए, या फिर समझने के लिए, बेसिकली इस यूनिवर्स को समझने के लिए 4 तरीके हैं। पहला तो होता है ज्ञान योग, इतनी नॉलेज ले लो, है ना। अब ज्ञान योग थोड़ा सा मुश्किल होता है, पढ़ना लिखना कोई इतना ज़्यादा चाहता नहीं है और उनको बोझ भी लगता है ना। फर्स्ट स्टेप होता है पढ़ाई, क्योंकि उससे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग तो हम सभी कर रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म, उसी से तुम्हारा मोक्ष, जैसा गीता में बोला है कि वो उसका तीसरा, हाँ निर्वाण। तीसरा तुम्हारा हठ योग, योग अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लो, है ना। जैसे बाबा रामदेव करते हैं ना, अपनी बॉडी को एक सबसे ईजीएस्ट वे है भक्ति योग। ज़्यादातर लोग भक्ति करते हैं, है ना, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो सबसे ईजीएस्ट वे, आसान तरीका है ना। वगैरह में हाँ, सब जगह रूमी साहब थे, सूफिज्म इस्लाम में हो गया सब, वो भक्ति इज द ईजीएस्ट वे, वो कोई भी कर लेगा, वो गरीब भी कर लेगा। लेकिन मेन यही, अगर भक्ति करके आपका दिमाग शांत नहीं है, आपके अंदर उल जलूल विचार आ रहा है, तो फ़ायदा नहीं है। वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ही ये होता है कि आपका दिमाग शांत हो। दिमाग शांत होगा तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाएगी, आप उस यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज करने लगोगे और आप पावरफुल होगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। जो आप सोचते हो वो बन जाते हो। जब ब्रेकअप वगैरह हो जाए किसी लड़की से, या फिर क्या कहते हैं किसी की फैमिली में डेथ वगैरह हो जाए, तो फिर तब कैसे बैकअप किया जाए? तब देखो ये सब विचार हैं, और जैसे आग होती है ना, आग को जलाओगे बहुत तेज़ जलेगी और धीमे 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 शांत हो जाती है, ठीक है ना, धीमे धीमे बुझ जाती है ना। ऐसे ही अभी जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बहुत तेज़ आई थी, तो धीमे 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 शांत हो गया। तो ये सब फीलिंग्स हैं और ये नेचुरल, हम इंसान हैं, इमोशंस आएंगे, दिक्कतें होंगी, तो ये ब्रेकअप की फीलिंग को सप्रेस नहीं करना चाहिए। हो गया तो हो गया, ऐसे ही तो इंसान सीखता है ना। जैसे अभी मैंने बताया था ना, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था इतनी गलतियां करो कि गलतियां करने से सच का पता लगता है। तो जब तक तुम साइकोलॉजी, हाँ बिल्कुल, जब तक तुम समझोगे नहीं कि मैंने ये किया, ब्रेकअप किया, जब तक तुम परेशान नहीं होगे, तब तक तुम समझोगे, तुम एक्सपीरियंस कैसे लोगे। तो ये सब लाइफ एक्सपीरियंस है। हाँ, उसमें डूबना खतरनाक है। जब भी अगर ब्रेकअप हो तो ये सोचो कि हाँ मुझे अभी दुख है, लेकिन ये सही हो जाएगा। ये भगवान, तुम इतने लकी हो कि भगवान ने तुमको ये मौका दिया कि ये सारी चीज़ें देख सको। या कोई अगर परिवार में भी लॉस हो जाए, लॉस इन द सेंस कि देखो डेथ, और जैसे गीता में बोला अवेयर रहो, भगवान कृष्ण ने बोला अवेयर रहो। तो डेथ और जीवन, हमको लगता है हम अमर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी समझ लोगे कि हम मरने वाले हैं, मरेंगे एक दिन, उतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या चाहिए तो होना ही था, क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं भगवान तो हूँ नहीं, तो हो के ही रहेगा, मैं क्या करूँ इसमें, है ना। जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो नहीं सिलेक्शन होता है उसमें, हाँ। तो फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रखना चाहिए हमें। जैसे सर वो आचार्य चाणक्य और भद्रसाल वगैरह रखते थे, ऑप्शन 3 ऑप्शन रखते थे सर, वो कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो सर आप क्या सोचते हैं? नहीं बिल्कुल, देखो एग्ज़ाम को इतना सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी पर असर पड़े। एग्ज़ाम खाली तुम्हारी ज़िंदगी का 1% है। तुम 21-22 साल तक पूरा ग्रेजुएट, मतलब एक तैयार हो जाते हो ग्रेजुएशन करके, और समझ लो कि आमतौर पर इसी एज में इंसान एग्ज़ाम की तैयारी करता है। 7-8 साल का वो एग्ज़ाम देगा, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी 70-80, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज 68 ईयर्स है, तो तुम्हारी इतनी चलती है आराम से। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन को तुम्हारा खाली 2-3% है लाइफ का, ठीक है। वो ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी नॉलेज, ठीक है। सिर्फ इसलिए मत पढ़ो, जैसे मेरे एग्ज़ाम बहुत सारे इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि मैं वही रटा सिलेबस पढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने और चीज़ें पढ़नी शुरू की, ठीक है, तो मेरा दिमाग खुला, ठीक है। पढ़ने से दिमाग जो है ना वो और ज़्यादा शार्प होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऑप्शन बी और सी रखना चाहिए। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो वो लेके चलो, उतना अच्छा है, उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा कि चलो ये नहीं है तो वो तो हो ही गया, है ना, वो तो अच्छी ही बात है। कभी कभी होता है कि हम लोग, हमारे मन का नहीं होता है, मतलब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, वो और अच्छा होता है ना। अमिताभ बच्चन कुछ और बनना चाहते थे, वो कुछ मतलब एक्टर बन गए और आज वो इतने महान है। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है कि बनना कुछ और चाहते थे, है ना। अब्दुल कलाम, हाँ, फाइटर पायलट बनना चाहते थे, वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, उन्हें सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, ठीक है। फिर वो इधर और कितना नाम किया। तो कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में होती है, यूनिवर्स के हाथ में होती हैं, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास खाली तुम्हारी मेहनत है, बस मेहनत करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, अपने आप वो चीज़ें सही होती जाएंगी। तो सर अपने ऑरेटरी स्किल्स कैसे सही किया जाए सर? आपने कैसे सही करी थी सर? यार मेरा बाय बर्थ है ऑरेटरी स्किल्स, है ना। मैंने सही नहीं करी, मतलब मेरा है ही है वो, मेरी बोलने की वो
है ही है वो, थोड़ा सा ये मेरा प्लस पॉइंट है। बाकी अगर इसको सही करनी है तो किसी भी चीज़ को सही करने का एक ही तरीका होता है, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो अपने, जैसे अब ये कार्तिक है तो ये इससे बोलो कि मेरा इंटरव्यू लो, ठीक है। इस तरीके से अगर मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। लोगों से इंटरैक्ट करो, जितना ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी सोशल इंटरैक्शन बढ़ेगा। ओरेटरी स्किल्स सही होगी। ओरेटरी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ओरेटरी स्किल्स अच्छी नहीं है, इससे आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है, अपनी बात कितनी स्पष्ट तरीके से तुम रख पा रहे हो, तो वो प्रैक्टिस से हो जाता है। तो वो जितना अच्छा है वो तुम्हारी लाइफ को उतना ज़्यादा बूस्टअप करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड ना हो के भी उनकी ओरेटरी स्किल्स इतनी अच्छी थी। जैसे हिटलर हो गया, इनफैक्ट हमारे, अब खैर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनकी ओरेटरी स्किल बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार, क्या ज़बरदस्त बोलते हैं वो। तो ओरेटरी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, मतलब एक प्लस पॉइंट रहता है। सर तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए और सुबह मतलब क्या टाइमिंग में उठना चाहिए? देखो इसका कोई सही जवाब नहीं है ना। टाइमिंग छोड़ दो, टाइमिंग पे हम लोग को इतना बाउंड रहनी नहीं चाहिए। हिंदुज़म तो मेरा धर्म है यार, हम सब हिंदू हैं तो नहीं, तो बचपन से ही फॉलो। कब से आपने मतलब साइंस से जाना कि कनेक्ट है वगैरह करिए? ये तो जब मैंने स्टडी शुरू की साइंस की, जब मैं साइंस पढ़ना शुरू किया, फिर हिंदुज़म बहुत ब्रॉड है ना। हिंदुज़म में बहुत सारे धर्म ही यहाँ से निकले हैं। सारे के सारे क्वांटम फिजिसिस्ट एक टाइम पे हिंदू ही हो जाते हैं, चाहे वो ओपेनहाइमर हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो आइंस्टीन हो। तो वो तो खैर क्योंकि भाई हम सभी हिंदू हैं, है ना। जो नहीं है वो कन्वर्टेड है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो तो खैर हमारा धर्म ही है, वो तो उसको तो ऐसा वो नहीं है, बहुत ब्रॉड है, बहुत सेक्युलर है हिंदुज़म, है ना। तो हाँ सर, और मतलब सिल्वर मेडलिस्ट मतलब क्या हुआ था? अरे मुझे सिल्वर मेडल मिला था हाँ, बीएससी में मिला था। हाँ कॉलेज से? हाँ, कॉलेज से मिला था सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया था। सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं बीएससी में। अच्छा सर, तो सर क्या आपने और चीज़ें पढ़ी सर, कुरान वगैरह? हाँ मैंने सब पढ़ा है। हाँ यार, वो शायद ही कुछ ऐसा बचा हो जो मैंने नहीं पढ़ा है यार। 4-5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये कह रहा हूँ, 4-5 हज़ार से ज़्यादा बायोग्राफी की है। हाँ, मैं उसका इंटरप्रिटेशन लाना चाहता हूँ, कुरान का। लेकिन यार उसमें ना वो दिक्कत ये हो रहती है ना कि इन सब चीज़ों से थोड़ा मैं बचता हूँ। जैसे हिंदुज़म तो बहुत ब्रॉड है उसमें तो, लेकिन मतलब थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अगर जैसे इस्लाम पे लेक्चर लो ना, थोड़े हेट कमेंट्स आने लगते हैं, है ना। मतलब आधे से ज़्यादा तो जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको पता है तुमको क्या पता है इस्लाम के बारे में, ये वो। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कुरान का इंटरप्रिटेशन लाऊंगा, मैं बहुत जल्द लाऊंगा कुरान, बाइबल, इन सब का इंटरप्रिटेशन। सर जब आप बैड कमेंट्स पढ़ते हो अपने, तो उसको कैसे हैंडल करते हो सर? अरे यार उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अगर वो बैड कमेंट्स भी दे रहे तो क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। और ऐसा कोई मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे यार इतना, है ना। मतलब जब तुम वही कह रहे हो उस लेवल पे आ जाते हो तो फिर ये चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। एक होता है ना, वो 100 में से 99 लोग अगर पसंद करें तो एक तो कोई होगा ही जो थोड़ा सा हेट करेगा। आप हर किसी को तो खुश रख नहीं सकते, तो वही चीज़ है सर। तो अब्यूजिंग वगैरह का थोड़ा ज़्यादा हो गए तो तब कैसे? तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखो यार, ये सोशल मीडिया है ना, ये यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। उनके पास कुछ है नहीं तो गाली देंगे, है ना। कुछ वो जब सामने आएंगे ना, वो एक जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, तो उनको बड़ी गालियाँ पड़ी थी। एक आदमी बहुत गाली दे रहा था उनको, और फिर वही इंसान उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनसे वो कह रहा था भैया हमको नौकरी दे दो, हमारे पास नौकरी नहीं है। तो वो सोशल मीडिया है, वो ऐसा ही रहता है वहाँ पर। वो जब सामने आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो रहता है, वो सोशल मीडिया पर इतना तो हैंडल सभी को हेट मिलती है। मैं तो इतना लकी हूँ कि मुझे नहीं मिलती इतनी, वरना तो कितनों को तो कितनी मिलती हैं। वो इतना उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। क्रिटिसिज्म पे अगर ध्यान दिया तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे। अगर लोग क्रिटिसाइज़ करें इसका मतलब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तभी तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, है ना। मतलब गुस्से को कैसे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए? गुस्से, यार गुस्से को तो पहली बात तो गुस्सा जिस चीज़ पे आना है, देखो जिस चीज़ पे आता है गुस्सा, जैसे मान लो किसी पढ़ाई पे ही आ गया, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, तो उसमें तो फिर गुस्सा आने की तो मेरी गलती है ना। अक्सर गुस्सा तो इसीलिए आता है ना, हमारी गलती है। अगर हम 1 मिनट रुक के अपने आप को एनालाइज कर ले तो गुस्सा आएगा ही नहीं, ठीक है। थोड़ा रुक के अपने आप को ही देख ले, गुस्सा आएगा ही नहीं। सल्यूशन आना चाहिए ना कि क्या रीज़न है, गुस्सा क्या है। एक कॉज होता है, एक रीज़न होता है, ठीक है। ये कॉज है, अच्छा ये रीज़न है, अच्छा इसका ये सल्यूशन है। यही 3 बस एनालिसिस हो जाए, कॉज एंड इफेक्ट, ये कहते हैं ना को कॉजेशन इफेक्ट जो होता है, बस इसी का ही अगर एनालिसिस हो जाए तो ठीक है। वरना तो अगर इंस्टेंट शांत करना है तो लंबी सांसें ले लो, थोड़ा सा शांत, है ना, थोड़ा सा दूर चले जाओ जिस भी चीज़ से गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी तो गुस्से को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने तो बहुत सारे लेक्चर्स लिए, उस पर तो डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सर। चलो ओके, ठीक है रितेश। अरे नहीं, बहुत बढ़िया लगा। कार्तिक भी हमारा, है ना, बहुत अच्छा ये भी। तो अब हम लोग और भी लोगों से मिलते हैं, ठीक है। चलो ना।